आ, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर राम प्रसाद पाल, एकेडमिक काउंसलर, रीजनल सेंटर लखनऊ। आज का विषय है नागरिक समाज संगठन, अवधारणा व भूमिका। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिक समाज के अंतर्गत परिवार के बाहर की वे सभी संस्थाएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने हितों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए उद्देश्य से बनाते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी संस्थाएं विशेषकर स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन तथा सार्वजनिक संचार के रूप में सम्मिलित हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो नागरिक समाज राज्य से पृथक होते हुए भी एक समानांतर क्षेत्र है, जहां नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए एकत्रित होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, रामलीला कमेटियां, आर्य समाज, सनातन धर्म, सभाएं तथा जातिगत संस्थाएं जैसे ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, लोधी समाज, पाल समाज, नारी समाज, धर्मशाला, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अध्यापकों, वकीलों, इंजीनियर्स एसोसिएशन के वे सभी संगठन तथा वे सभी संगठन नागरिक समाज के अंतर्गत आते हैं। ये सामाजिक संगठन व्यक्ति और राज्य के मध्य स्थित होते हैं। इसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिकता आदि नहीं आती है। अगर हम बात करें कि लोकतंत्र और नागरिक समाज में क्या रिश्ता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक तथा नागरिक समाज एक दूसरे से संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र स्वयंसेवी संगठनों की विविधता तथा समृद्धि से टिकाऊ हो गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने विश्वास, सहनशीलता तथा समझौते जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सहयोगी है। रूस में नागरिकों के समाज का दमन किया जाता था। रूस, जो दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में था, वहां नागरिकों के समाज का दमन किया जाता था, अतः उसके पतन का वो कारण बना। नागरिक समाज की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नागरिक समाज की उल्लेखनीय व्यक्तिगत या निजी संबंधों की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंधित होता है। नागरिक समाज का लक्ष्य
संगठन के रूप में शक्ति ग्रहण न करके शक्ति की संरचना में सुधार लाना होता है। इसके हम ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो इसका ऐतिहासिक विकास अत्यंत शीघ्रता से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि साम्यवादी देशों में राज्य का वर्चस्व था, राज्य का ही प्रभुत्व था, वर्चस्व था और केवल एक साम्यवादी दल का प्रभुत्व होता था। अतएव नागरिकों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने की अवसर नहीं मिल पाते थे। प्रजातंत्रवादी राज्यों में धार्मिक संगठन सामाजिक संगठन कार्य के अनुसार संगठित होते थे, परंतु साम्यवादी राज्यों में इनको रोका जाता था। अतएव जनता में असंतोष पैदा हो गया और यह असंतोष निरंतर बढ़ता ही चला गया। अतएव सोवियत यूनियन और उसके अधीन पूर्वी यूरोप के देशों में इतना असंतोष बढ़ा कि वे सोवियत यूनियन से पृथक हो गए और सोवियत यूनियन स्वयं 16 देशों में बिखर गया। अतएव अब नागरिक समाज का प्रभाव बहुत अधिक माना जाने लगा। एक नागरिक समाज संगठन में आमतौर पर निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। प्रथम, गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन जैसे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, गैर लाभकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन, जिनके पास एक संगठित संरचना या गतिविधि है और ये आमतौर पर पंजीकृत संस्थाएं या समूह होते हैं। इनका पंजीकरण आवश्यक है। नंबर 2, सोशल मीडिया समुदाय जैसे ऑनलाइन ग्रुप जो गतिविधियों का आयोजन करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उनके पास भौतिक, कानूनी या वित्तीय संरचनाएं हों। नंबर 3, सामूहिक कार्यवाही से जुड़े हुए सामाजिक आंदोलन जो भौतिक या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। नंबर 4, धार्मिक नेता, विश्वास आधारित समुदाय और विश्वास आधारित संगठन। नंबर 5, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघ, जिनको हम ट्रेड यूनियन के भी नाम से जानते हैं, और वे सभी श्रमिक संगठन। नंबर 6, स्थानीय स्तर पर तृणमूल संघ और गतिविधियां। नंबर 7, सदस्यों के स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित सहकारी समितियां। ये सभी नागरिक समाज के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त के अनुसार हम नागरिक समाज संगठन के विशिष्ट लक्षणों का निगमन कर सकते हैं।
और उनका जो निगमन है वो निम्नलिखित है। इसमें गैर राज्य संस्थान सम्मिलित होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन और संस्थान सम्मिलित हैं जो परिवार, राज्य और बाजार से बाहर के हैं। यह एक संगठित समाज है। यह स्वैच्छिक समाज भी है। यह एक स्वायत्त निकाय भी है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। यह राज्य के साथ नागरिक संपर्क को सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें भारत में नागरिक समाज संगठन कौन कौन से हैं। भारत एक विशाल देश है और भारत में सदियों से चली आ रही नागरिक समाज संगठन की गतिविधियों और आंदोलनों की लंबी परंपरा है। भारत में वैदिक काल से ही नागरिक समाज संगठन की जड़ें अस्तित्व में थीं। भारत में विभिन्न धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने हर समय से ही व्यवहार पर बल दिया है। इसीलिए भारत या हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान होता है। इसीलिए इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तमाम धर्म, संप्रदाय, वर्ग होते हुए भी हमारे देश में एकता है और यह एकता हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है और सभी हमारे जो धर्म हैं ये हमेशा हमारे व्यवहार पर बल देते हैं, जो समाज और मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए देने की अवधारणा हमारे धर्मों में अंतर्निहित है। हम दूसरों को देते हैं और ऐसा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दान, सिख धर्म में 10 बंद और इस्लाम में ज़कात का उल्लेख है। जो परोपकार करने की भावना से है, हम दूसरों का परोपकार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। अगर उसे किसी चीज की कमी महसूस होती है तो हम उसे देते हैं। इसलिए देने की जो प्रथा है वो हमारे देश भारत में है। मध्यकाल में भी स्वैच्छिक संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से
सम्मिलित थे। 19वीं शताब्दी में नागरिक समाज संगठन से लोकप्रिय लामबंदी का जन्म हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन का उदय हुआ, जिन्होंने विभिन्न सुधार आंदोलनों का मार्गदर्शन किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वैच्छिक क्षेत्र को गति मिली है। उन्होंने जनता को संगठित किया, जनता को जोड़ा और सभ्य समाज के लिए एक स्थान बनाया है। इसीलिए आज हमारे समाज में गांधी जी के विचारों का एक प्रमुख स्थान है, जिसने सत्याग्रह, जब हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो सत्य और अहिंसा, जिसके पथ पर चल करके महात्मा गांधी ने केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा में कितना बल है। अहिंसा कायरों के लिए नहीं है, इसके लिए वीर पुरुष का होना अत्यधिक आवश्यक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों को सफलतापूर्वक गांधी जी ने परिणाम दिया। गांधी जी की विचारधारा ने आजादी के बाद भी लोगों को प्रेरित किया, लोगों को केवल प्रेरित ही नहीं किया, उनके हौसले को बढ़ाया और आज भी उनके विचार, उनके संदेश लोगों को प्रेरित करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किए गए चिपको आंदोलन में स्वतंत्रता पूर्व आंदोलनों की एक झलक देखी जा सकती है और साथ ही अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और ग्रामीण कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण आंदोलन आदि इसी तरह के कई उदाहरण हैं। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की। ये प्रयास मूल रूप से इस उद्देश्य से किए गए जिससे सामाजिक कल्याण विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ सके, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। क्योंकि जब जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ता है
लोगों की भागीदारी बढ़ता है, तो लोगों की भागीदारी से उनके सुझाव मिलते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है और देश का विकास होता है। 1958 में भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना के बाद में विभिन्न किसान और सरकारी समितियां सामने आईं और नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क को बढ़ाने में सहयोग किया। 60 के दशक में सूखे, अकाल और युद्ध के कारण स्वैच्छिक कार्यवाही को और बढ़ावा मिला। 1970 और 1980 के दशक में नागरिक समाज संगठनों, विशेषकर गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की संख्या गरीबी उन्मूलन, विकास और वृद्धि, शिक्षा का अधिगम, गरीबों के सशक्तिकरण, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण आदि के क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और इन्हें राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 90 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी है। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकासशील देशों को सहायता देने के लिए गैर राज्यकर्ताओं के साथ काम करने को बढ़ावा दिया है। 21वीं शताब्दी में भारत में नागरिक समाज संगठन ने सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिनियमित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। रमेश शरण के अनुसार भारत में नागरिक समाज संगठनों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, गांधीवादी विचार से प्रभावित स्वैच्छिक समूह। नंबर 2, पेशेवर ग्रामीण विकास एजेंसियां। नंबर 3, नागरिक और राजनीतिक अधिकार समूह। नंबर 4, मिशनरी संगठन। नंबर 5, वामपंथी और अन्य राजनैतिक दलों से जुड़े छात्र और महिला आंदोलन, छात्र छात्राओं के आंदोलन और महिला आंदोलन। नंबर 6, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पर्यावरणविदों के स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन।
नंबर 7, अल्पसंख्यक समूहों, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि आते हैं। इनके बड़े आंदोलन। नंबर 8, धार्मिक आंदोलन। अब अगर हम बात करें बच्चों, नागरिक समाज संगठन की क्या भूमिका होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक सुदृढ़ नागरिक समाज की उपस्थिति आवश्यक है। हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा विस्तार से इनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, नीति समर्थन। नागरिक समाज संगठनों ने गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में सरकार के साथ नीतिगत संवाद से अत्यधिक सहयोग किया। ये संगठन न केवल सरकार को इन क्षेत्रों में नीतियों को तैयार करने में सहायता करते हैं, बल्कि नीति क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और निगरानी व समीक्षा में भी सहयोग करते हैं। नंबर 2, सुरक्षा भूमिका। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है जिनकी कानून की अदालत तक पहुंच नहीं है। हमारे समाज में एक गरीब तबका ऐसा भी है जिसकी पहुंच कानून तक नहीं है, और इसमें जो हमारे नागरिक समाज संगठन हैं, ये उनकी मदद करते हैं ताकि उनको सही समय पर न्याय प्राप्त हो सके, उन्हें न्याय के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, उनके साथ में कहीं अन्याय ना हो जाए। इसलिए नागरिक समाज संगठन उनकी मदद करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के नागरिक समाज संगठन नागरिकों को दमन से बचाते हैं, अत्याचार से बचाते हैं और कानून सेवाओं को सक्षम बनाते हैं। नंबर 3, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नागरिक समाज संगठनों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया है। नंबर 4, नागरिकों और संसाधनों का संगठन करना। ये संगठन विकासात्मक कार्यों में समुदायों को सम्मिलित करने के लिए उन्हें इन कार्यों के नियोजन व डिजाइन में सम्मिलित करते हैं। इससे सरकार को अपनी कुछ नीतियों को भी पटरी पर लाने में सहायता मिलती है। जो नीतियां नागरिकों के अनुकूल नहीं हैं, उनके लिए, नागरिकों के लिए फायदेवर नहीं है, उन्होंने सामुदायिक संसाधनों का उपयोग सामुदायिक मनवादी आदि बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में किया है।
नंबर 5, विकास में एक सक्रिय भागीदारी के रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आशा प्रथम जैसे गैर सरकारी संगठन सक्रिय हैं। हमारे गांव में और जो मलिन बस्तियां हैं, स्लम एरिया जिनको कहते हैं, वहां पे ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसे में ये आशा प्रथम जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ तेजी से सक्रिय हैं। रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में 65% जनता गांव में रहती है। गांव में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। तो ऐसी पोजीशन में गैर सरकारी संगठन, ये एनजीओ दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिक समाज संगठन के समक्ष चुनौतियां, हम जानते हैं कि सरकार द्वारा नाना प्रकार की सहायता की जा रही है। इसके बावजूद जनसंख्या को देखते हुए ग्रामीण परिपेक्ष या मलिन बस्तियों को देखते हुए अभी भी ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही साबित हो पा रही हैं। नागरिक समाज संगठन द्वारा सामना किए जाने वाले मुख्य मुद्दों पर निम्नलिखित चर्चा की जा सकती है। नंबर 1, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी। नागरिक समाज संसाधनों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है, क्योंकि जिन लोगों की ये संगठन सेवा करते हैं, उनके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए वे सरकारी और गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के धन प्राप्त करने पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में एक ओर तो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कटौती हुई है और दूसरी ओर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले कार्यक्रमों को उत्साहपूर्वक बनाने का दबाव नागरिक समाज संगठन की वित्तीय अपर्याप्तता की समस्या को और अधिक बढ़ा रहा है। नंबर 2, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। स्वैच्छिक क्षेत्रों में पेशेवर और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी है। अधिकांश कर्मी अयोग्य और अकुशल हैं। इसके अतिरिक्त
पेशेवर और प्राथमिकता शहरों के लिए होती है, ना कि पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के लिए होती है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे प्रशिक्षित स्किल्ड लेबर और पेशेवर लोगों की कमी है, क्योंकि जो भी लोग प्रशिक्षित किए जाते हैं वो गांव की सेवा नहीं करना चाहते, वो भी शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में आज लोगों को आज भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। नंबर 3, जवाबदेही से जुड़े हुए मुद्दे। नागरिक समाज संगठन के लिए एक मुद्दा वित्तीय मामलों में जवाबदेहिता और पारदर्शिता के संबंध में है। जनवरी 2017 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 30 लाख गैर सरकारी संगठनों के लेखा प्रशिक्षण करने का कदम उठाया। यह कदम उन गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में लिया गया जिन्होंने स्वयं द्वारा प्राप्त धन में किए गए खर्चे का कोई लेखा जोखा नहीं दिया। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वित्त का लेखा जोखा, उसकी ऑडिटिंग का होना आवश्यक है, जिससे ये पता चल सके, समाज को पता चल सके, जनता को पता चल सके, सरकार को पता चल सके कि ये धन किस मद में खर्च किया गया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि धन के खर्च के बाद लेखा जोखा ये नहीं दे पा रहे। नंबर 4, सरकार नागरिक समाज अंतराप्रस्थ। सरकार के साथ नागरिक समाज संगठन की साझेदारी ने कई कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सहायता की है। नागरिक समाज संगठन ने विभिन्न को बनाने में सरकार के साथ काम किया है, लेकिन नागरिक समाज संगठनों और सरकार के बीच इस अंतराप्रस्थ पर सरकारी अधिकारियों की मानसिकता, नौकरशाहों के अहंकारी रवैया तथा अकर्मण्यता के कारण दोनों के बीच में एक खाई सी पैदा हो गई है। किसी भी कार्यक्रम का संचालन कुशल रूप से तभी हो सकता है जब उससे जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी, नौकरशाह ईमानदारी के साथ काम करें, उनकी जवाबदेही रहे, वो जनता को जवाब दे सकें। लेकिन देखने को ये मिलता है
कि उनकी अहंकारी रवैया तथा आक्रमणता के कारण दोनों के बीच में एक खाई सी पैदा हो गई है। नागरिक समाज संगठन का अगला कदम क्या होगा, उसका आगामी पथ क्या होगा, अब हम इस पे बात करेंगे। नागरिक समाज एक विशाल और विविध प्रकार का समूह है जिसमें निम्न विभिन्न संगठन सम्मिलित होते हैं। या पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने, संसाधनों को जुटाने, नीति का समर्थन करने और राज्य कार्रवाई को नियमित करने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दुनिया भर में सुशासन का प्रमुख उपकरण बन गया है। हितधारकों की भागीदारी से नागरिक समाज में समावेशन के लिए भी एक स्थान रहा है। ब्रिटिश विचारक जॉन कीन ने कहा है कि नागरिक समाज संगठन स्वतंत्र जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाज के लिए नागरिक समाज का होना अति आवश्यक है ताकि ऐसे तंत्र में काम करने वाले, ऐसी तंत्र को दिशा देने वाले व्यक्तियों के अंदर तानाशाही ना उत्पन्न हो जाए। इसके लिए नागरिक समाज का एक स्वतंत्रता का एक क्षेत्र होना आवश्यक है। जहां नागरिक समाज नहीं है वहां क्षमता वाले नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक समाज जिन देशों में है वहां के लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में लगे हुए हैं और भारत में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह नागरिकों को एक राजनीतिक कानूनी ढांचे के भीतर अपनी पहचान, अधिकतर और कर्तव्य चुनने में सक्षम बनाता है। इससे जुड़े हुए संगठन समूह जो सोशल ग्रुप्स हैं वो सरकार की न केवल सहायता कर रहे हैं बल्कि सहायता के साथ में सरकार पर दबाव भी बनाते हैं। अगर
सरकार किसी नीति में, नीतियां बनाने में अपनी मनमानी करती है, तो ऐसे में ये नागरिक समाज संगठन उन पर दबाव बनाने का भी कार्य करते हैं। नागरिक समाज संगठनों को अपर्याप्त वित्त, अप्रशिक्षित और अकुशल कर्मचारी, जवाबदेहिता की कमी और सरकार के साथ संघर्ष जैसे मुद्दों को प्रायः सामना करना पड़ता है। हमारे देश में अभी भी कुशल कर्मचारियों की कमी है, कुशल कामगारों की कमी है, प्रशिक्षित कामगारों की कमी है, और जिसकी वजह से वो जवाबदेही भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए नागरिक समाज संगठन, नागरिक समाज संगठनों को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मुद्दों को प्रायः सामना करना पड़ता है, जिससे वे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। नागरिक समाज संगठन अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो इन्हीं कमियों के कारण, वित्त की कमी के कारण, अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण, अकुशल कर्मचारियों के कारण वो समाज की सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सरकार उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए व्यवस्था करे, और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में, स्कूलों में कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाएं और बच्चों के लिए कुछ ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम करवाए जाएं, ताकि वो कुशल कामगार, कुशल नागरिक बन सके। इसके लिए अगर हम बात करें, तो गांधी जी की जो नई तालीम है वो काम आ सकती है। गांधी जी ने अपनी नई तालीम में ये बात कही थी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार की होना चाहिए कि उसमें छात्र छात्राएं न केवल दिमाग से काम करें, बल्कि अपने हाथों से काम करें, अपने दिल से काम करें, अपने दिमाग से काम करें। तभी उनका विकास, चौतरफा विकास हो पाएगा, तभी उनका डेवलपमेंट होगा। और जब उनका विकास होगा तो वो रोजगार के लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं, कोई अपना काम शुरू करेंगे और अपने काम के साथ साथ
स्वयं तो विकास करेंगे ही, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, बल्कि आसपास के तमाम कामगारों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। गांधी जी हमेशा गांव का विकास पहले चाहते थे। उनका मानना था कि भारत गांव का देश है। भारत देश में जब गांव विकसित होंगे, तभी राज्य विकसित होंगे और तभी देश विकसित होगा। गांधी जी चाहते थे कि गांव में विश्वविद्यालय हों, क्षेत्रों में, पंचायतों में विश्वविद्यालय हों, अच्छे अस्पताल हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों, ताकि वहां रहने वाले नागरिकों के लिए शिक्षा प्राप्त हो सके, उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो, ताकि उन्हें स्वास्थ्य के लिए शहरों में ना आना पड़े, ताकि वो शहर की तरफ पलायन ना कर सके। गांधी जी का यही मानना था। गांधी जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थी और उनकी दृष्टि यही थी कि केवल किताबी ज्ञान दे करके हिंदुस्तान के युवाओं का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा को, तालीम को रोजगार परक बनाना होगा, ताकि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री लेने के बाद देश के नवयुवक, देश के नागरिक रोजगार के लिए इधर उधर ना भटकें। लेकिन आज भी हमारे देश में मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति चली आ रही है और जिससे बेरोजगारी जैसी भीषण समस्या का सामना देश कर रहा है। आज हमारी नई शिक्षा नीति में तमाम सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स दिए जा रहे हैं, या देने की सरकार ने जो व्यवस्था की है, जरूर उसके द्वारा शिक्षा जगत में एक नई दिशा मिलेगी और आने वाले समय में छात्र छात्राओं को, नवयुवकों को, नौजवानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएं, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी बची रहे और समाज के हर पहलू को जीवित रहने के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके। आज इसकी अति आवश्यकता है। आज हमारे नागरिक समाज संगठनों
और सरकार के बीच में संवाद के लिए एक मंच तैयार करने की जरूरत है। उनके कौशल विकास, क्षमता निर्माण, कार्यशालाओं द्वारा चर्चा करने की जरूरत है। पुनः चर्चा के द्वारा, पुनः चर्चा कार्यक्रमों के द्वारा और नागरिक समाज के संगठनों के सामाजिक और निष्पादन के लेखा प्रशिक्षण के द्वारा इन मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है, इन मुद्दों को हल किया जा सकता है। ये केवल सरकार के द्वारा ही नहीं, इसके लिए समाज को सामने आना होगा, समाज को दिशा देनी होगी। केवल सरकार ने कुछ कार्यक्रमों को चला दिया, उसमें कार्यक्रमों में समाज का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो ऐसे कार्यक्रमों का संचालन, उनका नियोजन, उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। विशेषकर देश के उन वरिष्ठ नागरिकों को सामने आना होगा जो किसी गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए हैं और उनको नीतियां बनाने के लिए सरकार को सहायता देनी होगी। साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें। देश के राजनेताओं द्वारा जो नियोजन किया गया है, जो नीतियां बनाई गई हैं, उनको सही तरीके से, ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन हो सके, सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तभी हमारे समाज में, हमारे देश में सुशासन की व्यवस्था हो पाएगी। सुशासन न केवल सरकार के द्वारा, बल्कि जितने भी देश के अंदर गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, धर्म हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन सभी धर्मों के अनुयायियों को आगे आना होगा, ताकि नागरिक समाज संगठनों को पूरी तरह से मजबूत किया जा सके। इसी में देश की तरक्की होगी और सरकार में नागरिक समाज संगठन पूरी ऊर्जा के साथ में सहायता कर सकेंगे। अगर हम सार के रूप में कहें तो आज जरूरत है प्रशिक्षित कर्मचारियों की। आज भी हमारे शासन प्रशासन में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, शिक्षित लोगों की कमी है। आज ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, लेकिन सही प्रशिक्षण न होने के कारण वो अपने काम को पेशेवर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को प्रशिक्षित कर्मचारियों को लाना होगा, उन्हें जवाबदेही देना होगा, उनको पारदर्शी बनाना होगा, तभी हमारे समाज का
विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।